नमस्ते बच्चों। तो हमने क्लास 8 का साइंस का 11 नंबर का यूनिट ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट किया था। इसमें आज हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो रेस्पिरेशन यानी कि हम जो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। अब इस पे अगर हम पहले ऑर्गन की बात करें, यानी पहली चीज की बात करें, पहला जो मेन ऑर्गन है वो क्या है, नोज। अब सबसे पहले जो हवा हम हाथ लेते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, वो कहां से जाता है, इस नाक से, यानी नोज से। ठीक है। अब नोज इतना ही नहीं काम करता, वो फिल्टर का भी काम करता है। इसके अंदर जो म्यूकस होता है, हमें सर्दी वगैरह होती है ना तो बहुत ज्यादा निकलता है, उसी प्रकार का जो म्यूकस होता है वो भी काम का है। और इसके अंदर जो आपके हेयर प्रेजेंट है ना, वो भी काम की, वो फिल्टर का काम करता है। यानी जो डस्ट वगैरह होती है ना, जब हम सांस लेते हैं तो हवा अंदर जाती है, तो हवा तो कोई एकदम ऐसी है ही नहीं कि बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, उसमें डस्ट होगा, बाकी चीजें होगी। तो वो जो है, वो जो बाल है, वो उसको फिल्टर करने का, जो डस्ट वगैरह है ना, वो वहां पे लग जाते हैं। और जो म्यूकस है वो भी उसमें जो है वो चिपक जाते हैं, ताकि वो अंदर ना जाए। अंदर अगर लंग्स में जाएंगे तो वहां दिक्कत क्रिएट होगी। तो वो जो म्यूकस है और जो नोज के हेयर है, वो उसको फिल्टर करने का काम करते हैं। ठीक है। तो पहली जो चीज है, पहला जो ऑर्गन है वो क्या है, नोज। रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेशन बिगिन विथ नोज। यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, वो कहां से स्टार्ट होता है, इस नोज से। एयर इज फिल्टर विद द हेल्प ऑफ हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इन द नोज। तो हवा जो है वो फिल्टर होती है, किससे, जो हेयर है और जो म्यूकस है नोज के अंदर, उससे जो है वो हवा जो है वो फिल्टर होती है। आपने देखा होगा कि अगर ये हेयर और म्यूकस नहीं होता तो पूरी जो डस्ट वगैरह है वो डायरेक्टली अंदर चले जाते हैं। तो वो सबसे पहले यहां से अंदर जो जाती है, तो वहां इसका काम है फिल्ट्रेशन करना हवा को। तो वह हवा जो है वो फिल्टर करके फिर आगे जाती है। तो नोज पहला क्लियर होगा, हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में दूसरा पार्ट सीखते हैं, जिसको बोला जाता है फेरिंग्स। ठीक है। अब ये फेरिंग्स क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखिए फेरिंग्स, देखिए हमारा जो सांस है वो जाने के लिए एक पाइप है, जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं। और जो हम खाना खाते हैं उसको अंदर जाने के, लेके जाने के लिए एक पाइप है, जिसको फूड पाइप बोला जाता है, सिंपल भाषा में। ठीक है। अब ये विंड पाइप के पीछे जो है, इसको लगा कि ये मैंने ऐसा थोड़ा दूर निकाला, इसको लग के थोड़ा फूड पाइप होता है। यहाँ पे समझ में आ गया। पर ये दोनों पाइप जो है ये यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, यानी एक ही पॉइंट से ये फिर यहाँ से अलग हो जाता है और यहाँ से अलग हो जाता है। इसको बोला जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स समझ में आ गया, सिंपल। जो फूड पाइप और जो विंड पाइप है, वो जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ओरिजिनेट यानी उनकी जहाँ से ओपनिंग होती है, ये फेरिंग्स है। और यहाँ से जो है वो दोनों ओपन हो गए, यानी दोनों अलग हो गए। ठीक है। तो इसको बोला जाता है, ये जो ओरिजिनेट पॉइंट है, इसको क्या बोला जाता है, फेरिंग्स। समझ में आ गया। यानी ये क्या है, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप एंड फूड पॉइंट। देखिए जो बुक में दिया है तो वो तो पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता, तो आपको समझ में आना चाहिए कि फेरिंग्स एक्चुअल में है क्या। तो जो विंड पाइप और फूड पाइप है, ये जहां से ओरिजिनेट होते हैं, तो उस जंक्शन को, उस पॉइंट को बोला जाता है फेरिंग्स। विंड पाइप की बात करें तो यहाँ पे एक जो है वो ढक्कन होता है, जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो वो क्लोज हो जाता है। ठीक है। ताकि जो हम खाना खा रहे हैं वो इस विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए। पर कभी कभी क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो बात वगैरह करते हैं, तो उस टाइम वो खाना हमारे विंड पाइप में चला जाता है, क्योंकि एपिग्लॉटिस थोड़ा अच्छा, यानी हम बोलते हैं ना, तो वो बंद चालू होता है, तो वो खाना अंदर चला जाता है, इसलिए हमें ठसकाता है हम ऐसा करते हैं। ठीक है। तो उसी का रीजन होता है। तो फेरिंग्स समझ में आ गया। एक बार बुक में जो दिया है वो भी पढ़ लेते हैं। देखिए फेरिंग्स में क्या लिखा है, फूड पाइप एंड विंड पाइप ओरिजिनेट इन द फेरिंग्स। यानी ओरिजिनेट यानी वहां से ओरिजिनेट होता है। ठीक है। विंड पाइप इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ फूड पाइप। यानी जो विंड पाइप है ये थोड़ा आगे होता है, उसके पीछे क्या होता है, फूड पाइप होता है। देयर इज अ लीड यानी हम ढक्कन बोल सकते हैं, झक्कन बोल सकते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ विंड पाइप। बिगिनिंग यानी जो स्टार्टिंग पे एक झक्कन होता है, यहाँ पे उसका काम क्या है, देखिए दिस लीड, इसको क्या बोला जाता है, एपिग्लॉटिस। आपको यहाँ पे दिया नहीं होगा पर ठीक है। विंड पाइप, दिस लीड क्लोजेज द विंड पाइप ड्यूरिंग दी, वो क्या करता है, विंड पाइप को क्लोज करता है, यानी बंद करता है ड्यूरिंग पासिंग ऑफ फूड इनटू फूड पाइप। जब फूड पाइप में जाता है, क्योंकि ये ओरिजिनल तो एक ही जगह पे हो रहा है, तो फूड पाइप में जब फूड जाता है तो ये झक्कन एपिग्लॉटिस जो लीड है बंद हो जाता है, ताकि ये विंड पाइप में ना जा सके, क्या, फूड। एंड देयर बाय नॉर्मली प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू विंड पाइप। और ये जो झक्कन है, ये लीड है, यानी जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, इसकी वजह से जो हम खाना खाते हैं वो फूड पाइप में चला जाता है, विंड पाइप में वो एंटर नहीं कर सकता। समझ में आ गया। अदरवाइज अगर ये नहीं होता तो क्या होता, विंड पाइप देखिए फूड पार्टिकल, अदरवाइज विंड पाइप रिमेन ओपन। बाकी विंड पाइप जो है वो ओपन ही रहता है, सिर्फ खाना खाने के वक्त ये क्लोज हो जाता है। हेंस एयर पासेस थ्रू फेरिंग्स इनटू विंड पाइप, और ओपन रहने की वजह से फिर वो
विंड पाइप एयर जो है वो विंड पाइप में पास हो जाती है। समझ में आ गया। उसके बाद हम देखेंगे विंड पाइप क्या है। अब देखते हैं बच्चों तीसरा पार्ट जो है इसको बोला जाता है विंड पाइप। विंड पाइप यानी क्या है, जो हम नाक से सांस ले रहे हैं और लंग तक जा रही है उसको ज्वाइन करने वाला जो पाइप होता है उसको बोला जाता है विंड पाइप। यानी नोज से लेके लंग्स तक जो हमारी हवा जा रही है, विंड यानी क्या होता है हवा, तो उसको ट्रैवल करता है लंग्स तक, उसको बोला जाता है विंड पाइप। उसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। ये छोटी छोटी टर्म्स होती है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रैकिया यानी विंड पाइप का पाइप का ही नाम क्या है, ट्रैकिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बढ़ते आगे। अब देखिए ये जो विंड पाइप होती है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट जो होती है, ये यहाँ से जो है वो थोड़ी सॉल्वन होती है यानी फुगीर होती है, थोड़ी बड़ी होती है। अब क्यों होती है वो भी देखेंगे। जैसा कोई पेड़ होता है तो पेड़ की कोई ब्रांच निकलती है, वो थोड़ी पहले बड़ी होती है, बाद में छोटी 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 होती जाती है। उस प्रकार ये स्टार्टिंग में यानी यहाँ पे जहाँ पे हम लैरिंग्स है, जिसको हम कंठ बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, ये लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स यानी वोकल कॉर्ड, यानी जहाँ से हमारी आवाज आ रही है, आवाज निकल रही है, वो वहां पे होता है, जिसको क्या बोला जाता है, लैरिंग्स। अब आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि लैरिंग्स क्या है, यानी वोकल कॉर्ड है। ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है इस विंड पाइप में सबसे स्टार्टिंग में, और इसीलिए ये थोड़ी कैसी होती है, थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ी सॉलन होती है, फुगीर होती है। क्लियर हो गया कि विंड पाइप स्टार्टिंग में थोड़ी बिगर साइज की होती है यानी सॉल्वन होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहां पे जो कंठ होता है, हमारा वोकल कॉर्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स है, वो होता है जहां से हमारी आवाज निकलती है, उसी वजह से ये थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया। ये आगे गई। अब ये जो पोर्शन है इसको बोला जाता है ट्रैकिया, यानी ये पहले, और जैसे ही गाइस ये हमारी थोरैक्स में जाती है, थोरैक्स यानी जो हमारी छाती है, वहां से बायफर्गेट होती है, यानी इसको डिवाइड होती है। ठीक है, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दे, यानी एक यहाँ के लंग्स में जाएगी और एक दूसरी जाएगी, एक लेफ्ट लंग्स में, एक राइट लंग्स में जाएगी। ठीक है, ये बायफर्गेट डिवाइड हो गए। यहां तक समझ में आ गया। इसको ट्रैकिया बोला, पर जैसे ये डिवाइड हुई और दोनों लंग्स के अंदर गई तो इसका नाम जो है वो बदल जाता है। यानी यहां तक इसको हम ट्रैकिया बोला, पर जैसे ये डिवाइड हुई तो इसको बोला जाता है, देखिए यहां से अंदर ये इस लंग में गई और ये इस लंग में गई, तो इसको अंदर ये जो अब इसको डिवाइड करने के बाद इसको बोला जाता है ब्रोंकी। ब्रोंकी, देखिए यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूं, इसको नोट करके रखना। इसको बोला जाता है ब्रोंकी। ब्रोंकी क्या यानी प्लूरल, प्लूरल यानी दोनों को मिला के, यानी यहां पे जो गई और यहां पे जो गई, इनको क्या बोला जाएगा, ब्रोंकी। पर सिंगल है, ये इस लंग में गई, और सिंगल की बात करें तो इसको बोला जाता है ब्रोंकस। ठीक है, और अगर, ठीक है, तो ब्रोंकी यानी प्लूरल और ब्रोंकस यानी सिंगल, और ये अंदर जाने के बाद इसको जो है वो छोटी छोटी सब ब्रांचेस जो है वो यहां से निकलती है इस ब्रोंकस से या फिर ब्रोंकी से, उसको बोला जाता है ब्रोंकीओलस। आपके बुक में ब्रोंकीओलस दिखा है, तो देखिए ये अंदर जो गई इसको बोला जाएगा ब्रोंकी, प्लूरल, सिंगल है तो ब्रोंकस, और जो ब्रोंकस है इसको जो सब ब्रांचेस निकल रही है छोटी छोटी, इसको बोला जाएगा ब्रोंकीओलस। समझ में आ गया, ब्रोंकी, ब्रोंकस और ब्रोंकीओलस में डिफरेंस समझ में आ गया। अब ये छोटी छोटी जो ब्रांचेस यहाँ पे निकली, इसको क्या बोला जाएगा, ब्रोंकीओलस, और इसके लास्ट में होती है प्रेजेंट एल्वियोली। एल्वियोली क्या होता है, ये गैसेस एक्सचेंज के लिए बहुत काम करती है, वो हम फोर्थ पार्ट जब लंग्स पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा। ये थोड़ी ऐसी बलून्स के शेप की होती है, आपके इसमें डायग्राम भी दी है एल्वियोली की। ठीक है, तो समझ में आ गया। विंड पाइप यानी नोज से लंग्स तक जाने, हवा को लेके जाने वाली एक पाइप है, जो स्टार्टिंग में थोड़ी सॉल्वन होती है, क्योंकि इसमें लैरिंग्स यानी वोकल कॉर्ड होता है, इसी वजह से ये स्टार्टिंग में थोड़ी सॉल्वन होती है। इसको, इस पार्ट को ट्रैकिया बोला जाता है। बाद में जब सब डिवाइड होती है दो लंग्स में, तो इसको बोला जाता है ब्रोंकी, प्लूरल, ब्रोंकीओलस, और जो सब ब्रांचेस निकलती है उसको ब्रोंकीओलस, और इसके लास्ट में होता है एल्वियोली। जो बुक में दिया है शॉर्टकट में वो भी पढ़ लेते हैं। देखिए, विंड पाइप इज सॉलन एट द बिगिनिंग ड्यू टू द साउंड बॉक्स, यानी यहाँ पे साउंड बॉक्स यानी जो वोकल कॉर्ड होता है, जिसको हम लैरिंग्स बोलते हैं। आप डायग्राम देख लेना, डायग्राम में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वो होता है। विंड पाइप बायफरगेट्स इन द थोरैक्स, थोरैक्स यानी छाती, सीना हम बोल सकते हैं, वहां पे वो डिवाइड होते हैं दो पार्ट में, बायफरगेट्स होती है। वन ब्रांच एंटर इन राइट लंग्स एंड अदर इज, एक ब्रांच राइट लंग में जाती है और एक लेफ्ट लंग में जाती है। तो मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा और डिस्क्राइब करके बता दिया, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसमें एक बात देखेंगे लंग्स। अब उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ यानी लंग्स, यानी फोर्थ पार्ट क्या होता है, लंग्स। अब लंग्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पे मैं पढ़ूंगा भी और आपको समझा के दूंगा, उसी वक्त आपको अच्छी तरीके से ये लंग्स क्या है ये समझ में आएगा। देखिए,
लंग इज प्रेजेंट ऑन आइदर साइड्स ऑफ हार्ट इन थोरेसिक कैविटी। अब ये थोरेसिक कैविटी यानी क्या होता है, देखिए जो हमारे छाती का भाग होता है वहां की जो एम्प्टी स्पेस होती है यानी खुली जो स्पेस होती है उसको बोला जाता है थोरेसिस कैविटी। अब ये जो लंग प्रेजेंट होते हैं, देखिए लंग जो है इस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं और इस यहाँ पे हार्ट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लंग इज प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ हार्ट, यानी जो हार्ट है इसके दोनों साइड पे ये लंग जो है थोरेसिक कैविटी में यानी जो छाती का जो एम्प्टी स्पेस है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। मैं यहाँ डायग्राम दिखा दूंगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा थोरेसिक कैविटी का एरिया है यानी छाती के अंदर की जो एम्प्टी स्पेस है वो ऑक्यूपाइड बाय लंग्स। तो वो किससे ऑक्यूपाई होती है, वो होती है लंग्स से ऑक्यूपाई, ठीक है। एंड दे कवर द मैक्सिमम पार्ट ऑफ हार्ट, और हार्ट का भी जो है वो हार्ट भी उसका एक पार्ट जो है वो कवर करता है। ईच लंग, अब हार्ट का हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, हमें लंग्स पे सीखना है, ठीक है। ईच लंग हैज डबल लेयर ऑफ कवरिंग। देखिए जो लंग्स होते हैं हमने इसमें देखा कि ऐसे ऐसे ट्रैकिया जाता है, ब्रोंकी जाता है, तो यहाँ पे जो ये लंग्स है तो ये लंग्स को डबल कवरिंग होती है, ठीक है, एक डबल कवरिंग मेम्ब्रेन होती है। देखिए दे कवर द ईच लंग हैज डबल लेयर कवरिंग, इट इज कॉल्ड प्लूरा। ये वर्ड आपको जो है वो याद रखना है कि प्लूरा यानी क्या होता है, जो लंग्स को एक डबल कवरिंग होती है तो उस डबल कवरिंग को लंग्स के क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्लूरा। अब लंग क्या है, लंग आर इलास्टिक लाइक स्पॉन्ज। जो स्पंज होता है हमारा वो कैसा इलास्टिक होता है, उसी प्रकार ये जो लंग्स होते हैं ये स्पंज की तरह जो है वो इलास्टिक होते हैं। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि लंग जो है वो इलास्टिक होते हैं एज अ स्पंज। दूसरा जो डबल कवरिंग होती है लंग्स के ऊपर उसको प्लूरा बोला जाता है, और थोरेसिक कैविटी में वो प्रेजेंट होता है और मैक्सिमम पार्ट जो है वो लंग्स कवर करता है। क्लियर। अब देखिए अब यहाँ से खास शुरुआत होती है। अब ये लंग्स तक तो हमने पहुँच गए, हमने उस दिन देखा था कि लंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें जाती है, वो क्या क्या सब होता है, देखा था। अब देखिए लंग्स आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल कंपार्टमेंट। अब लंग्स जो है वो बना होता है, जैसे हमारा घर होता है तो छोटी छोटी जो है वो रूम्स होती है, रूम्स से हमारा घर बनता है। उसी प्रकार ये जो पूरा लंग है इसके अंदर एक कंपार्टमेंट है यानी छोटे छोटे हिस्से हैं। जो हिस्से देखिए किससे बने हैं, कॉल्ड एल्वियोली। यानी ये जो लंग्स है इसमें छोटे छोटे ऐसे कंपार्टमेंट है जिसको हमने देखा था कि ये जो ब्रोंकियोलस है यहाँ पे एल्वियोली होता है, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम पार्ट है यानी ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट है इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली। अब ये जो एल्वियोली होता है ये काम करता है गैसेस एक्सचेंज का, वो भी हम देखेंगे। आपको समझ में आ रहा है ना, लंग्स है, लंग्स के डबल के कवरिंग को प्लूरा बोला जाता है। ये स्पंज के तरह इलास्टिक होता है। एंड lungs are made up of many small compartment called alveoli, rich networks of capillary present around each alveoli। अब देखिए ये alveoli है, lungs है, lungs के अंदर alveoli प्रेजेंट होती है, बहुत सारी alveolis प्रेजेंट होती है। और ये मान के चलो कि alveoli है, ये बलून की तरह होता है, यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखाया है। इसके ऊपर जो है वो कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज यानी जो छोटी छोटी वेन्स होती है ना ब्लड की, जहाँ से ब्लड जाता है उसको बोला जाता है ब्लड कैपिलरीज। तो ये ऐसी छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, ठीक है। अब ये कैपिलरीज जो होती है ना, हम जो सांस ले रहे हैं ये लंग्स में गया और लंग्स में जो ऑक्सीजन गया ये ऑक्सीजन इस कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में चला जाता है। समझ में आ गया आपको, हमने जो सांस ली उसमें जो ऑक्सीजन इस लंग्स में गया, लंग्स में यानी इस एल्वियोली में गया, और ये जो एल्वियोली में गया हुआ ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एल्वियोली के पास क्या है, ये ब्लड कैपिलरीज है, तो ये ऑक्सीजन चला जाता है इन ब्लड कैपिलरीज के पास, और इन ब्लड कैपिलरीज से वो फिर पूरे बॉडी तक जो है वो पहुंचता है, क्योंकि ब्लड में मिक्स हो गया। और ब्लड में जो इम्प्यूरिटी है जिसको हम CO2 बोलते हैं या वाटर वेपर जितने भी प्रेजेंट्स है, तो वो इस एल्वियोली के अंदर चली जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 जो है वो बाहर चला जाता है। हवा लेते हैं, ऑक्सीजन एल्वियोली में गई, वो ऑक्सीजन जो है वो इसके ऊपर जो ब्लड कैपिलरीज थी उस ब्लड कैपिलरीज में मिक्स हुआ और पूरे ब्लड में मिक्स होकर पूरे बॉडी तक पहुंच गया। ब्लड में जो CO2 था वो CO2 इस एल्वियोली में गया और फिर बाहर चला गया। तो ये एल्वियोली जो होता है ना, ये मेन काम करता है गैसियस एक्सचेंज का। समझ में आ गया, यानी लंग्स है और लंग्स किससे बना है,
तो लंग्स बनाए छोटे छोटे कंपार्टमेंट से, और उसी कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली, एंड रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरी प्रेजेंट ऑन ईच एल्वियोली। तो यही एल्वियोलस, वॉल्स ऑफ एल्वियोली एंड कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन। जो एल्वियोली की वॉल होती है और कैपिलरी दोनों की वॉल कैसी होती है, बहुत थिन होती है, और इसी वजह से गैसेस एक्सचेंज कैन इजीली टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल्स। और इसी वजह से गैस का एक्सचेंज, थिन होने की वजह से, बहुत पतला होने की वजह से इधर का गैस उधर जा सकता है, उधर का गैस इधर आ सकता है, ठीक है। एज अ लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोली, अब बहुत ज्यादा नंबर में एल्वियोली प्रेजेंट होने की वजह से लार्जर सरफेस मिल जाता है गैसेस एक्सचेंज के लिए। अब देखिए, ये भी गैस एक्सचेंज कर रहा है, 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 तो सारे के सारे गैस एक्सचेंज कर रहे हैं, और इसी वजह से क्या है, लार्जर सरफेस इज अवेलेबल फॉर, लार्जर सरफेस यानी अगर मान के चलो कि इतना ही होता तो इतना ही सरफेस मिल जाता, पर इसका भी सरफेस है, इसका भी सरफेस है, तो बहुत बड़ा सरफेस बन जाता है, छोटा छोटा कंपार्टमेंट में मिलके एल्वियोली प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे सरफेस बढ़ जाता है, और उसी वजह से गैसेस एक्सचेंज जो है वो अच्छी तरीके से होता है। तो गैसेस एक्सचेंज शॉर्ट में दिया है कि किस प्रकार होता है। गैसेस एक्सचेंज ऑकर कंटिन्यूसली व्हाइल ब्लड इज कंटिन्यू सर्कुलेटिंग अराउंड द एल्वियोलाई, यानी ये जो एल्वियोलाई है इसमें ब्लड कंटिन्यू सर्कुलेट होता रहता है। एंड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, जो हीमोग्लोबिन होता है जिसमें आयरन होता है, इज प्रेजेंट इन आरबीसी, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, यानी वो ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब करता है एयर का विद इन द एल्वियोलाई, यानी यहाँ पे जो हमने ऑक्सीजन लिया वो एल्वियोलाई उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब एल्वियोलाई में आ गया, और ये एल्वियोलाई में आने के बाद फ्लूइड ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। देखिए, हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर विद इन द एल्वियोलाई, साइमल्टेनियसली CO2 एंड वाटर वेपर मूव फ्रॉम द ब्लड इनटू एल्वियोलाई। तो जो ब्लड में अभी CO2 और वाटर वेपर है वो एल्वियोलाई में चला जाता है, ठीक है। दस ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द ब्लड, और उसके बाद ऑक्सीजन ब्लड ले लेता है, एंड CO2 एंड वाटर वेपर्स आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड, और CO2 और वाटर वेपर रिमूव, ब्लड रिमूव करता है, यानी समझ में आ गया आपको। देखिए ये क्या हुआ, देखिए यहाँ से देखिए, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर विद इन द एल्वियोलाई, तो ये जो हमने ऑक्सीजन लिया ये एल्वियोलाई में गया हीमोग्लोबिन की मदद से, ठीक है, विद इन द एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई पे जो कैपिलरीज प्रेजेंट होती है इसकी वजह से वो कैपिलरीज में जाके फिर वो पूरे बॉडी में चला जाता है। उसी साइमल्टेनियसली CO2 एंड वाटर वेपर मूव फ्रॉम द ब्लड इनटू एल्वियोलाई। अब CO2 एंड वाटर वेपर ब्लड में थे तो ये एल्वियोलाई में चले जाते क्योंकि इसमें ब्लड की कैपिलरीज प्रेजेंट है, ठीक है। दस ऑक्सीजन टेकन इनटू द ब्लड, इसी वजह से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चला जाता है, टेकन यानी ऑक्सीजन उसको ले लेता है, एंड CO2 एंड वाटर वेपर्स जो ब्लड में थे वो इसके अंदर यानी रिमूव होते हैं ब्लड से, और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं यानी सांस छोड़ते हैं तो CO2 एंड वाटर वेपर जो है वो बाहर चला जाता है। तो आई थिंक आपको ये लंग जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मेन चीज़ है कि जो पूरा लंग्स है इसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, उसी कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोला जाता है, इसको एल्वियोलाई बोला जाता है, यानी वही काम करता है गैसेस एक्सचेंज का। बाकी लंग्स थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, जो डबल मेम्ब्रेन इसको प्लूरा बोला जाता है, और ये स्पंज जैसा इलास्टिक होता है। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, पर मेन जो चीज़ सांस एक गैसेस एक्सचेंज है वो क्या करता है, एल्वियोलाई जो है वो करता है। यहाँ पे आपको एल्वियोलाई की डायग्राम भी दी है, वो अच्छी तरीके से समझ लेना। तो अब हम देखते हैं ये डायफ्रागम क्या है उसको। अब पांचवा जो बच्चों पार्ट आता है वो है डायफ्रागम। अब उसको अच्छी तरीके से समझिए कि ये डायफ्रागम एक्चुअल में होता क्या। ये एक पार्टीशन करता है। देखिए, हमारी जो चेस्ट का पार्ट है जिसको हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, और नीचे एब्डोमेन है, ठीक है, तो इसको जो है वो सेपरेट करता है, वो जो होता है ना डायफ्रागम। देखिए ये मैंने क्या निकाला, ये आपके लंग्स हैं, ये चेस्ट में होते हैं, हमने कल देखा था कि ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ये रिब गेज है, ठीक, रिब्स है, यानी रिब्स यानी जो हड्डियों का साँचा है, हम इसको बरगडी बोलते हैं। तो ये वाली चीज़ ये है, इसके यहाँ पे लंग्स है। तो इसको ये जो डायफ्रागम है एक मसल का ऐसा एक पर्दा होता है, एक्चुअल में किससे बना होता है, मसल का। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, एक्सपांड भी हो सकता है। तो ये क्या करता है, मेन पार्टीशन करता है। जो एब्डोमिनल कैविटी है हमारी नीचे की और जो थोरेसिक कैविटी है, इसका पार्टीशन ये पर्दा करता है। यहाँ तो क्लियर हो गया, सिंपल है, बहुत सिंपल चीज़ है। अब इसके अगर हम बात करें कि ये फायदा क्या करता है, देखिए जब गाइस हम हवा अंदर लेते हैं,
ठीक है। तो ये जो रिब गेज है, हवा अंदर जाएगी तो ये रिब गेज यानी जो हड्डियों का सांचा है ना हमारा, ऐसा हड्डियों का अंदर जो सांचा है ये फैल जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे आर लिखा है यानी रिब्स, ये एक्सपांड हो गया, इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज होने की वजह से ये जो डायफ्रागम है ये फ्लैट रहता है, यानी डिक्रीज होता है, थोड़ा ये डिक्रीज हो जाता है, ये फैल गया, ये नीचे चला गया। तो जो लंग्स है इसके अंदर ये रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि ये भी एक्सपांड हो गया और ये भी थोड़ा फ्लैट हो गया, तो ये रिलैक्स होंगे और रिलैक्स होने की वजह से ये हवा अंदर जा सकती है। हवा अंदर कैसे जाती है, तो रिब जो है वो एक्सपांड होता है और ये डायफ्रागम डिक्रीज, यहाँ पे लिखा है डिक्रीज, यानी अगर मान के चलो कि ऐसा होता तो ये ऐसा हो जाता है, ठीक है, यानी डिक्रीज हो जाता है। तो द डिक्रीज द प्रेशर ऑफ लंग, और इसकी वजह से प्रेशर का जो लंग का प्रेशर है वो कम हो जाता है, और कम होने की वजह से समझ में आ गया आपको कि ये क्या करता है, लंग्स यानी ये रिलैक्स, ये बढ़ गया, ये नीचे चला गया, तो ये रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स यानी इसके इस पे जो प्रेशर था, अगर हम ऐसे करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ये रिलैक्स होगा तो प्रेशर यहाँ पे कम होगा, तो यहाँ पे लंग का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से ड्यू टू दिस एयर मूव आउट थ्रू अवर नोज, यानी जो नाक से ली हुई हवा है ये अंदर चली जाती है, ठीक है। अब बाहर एक्सेल करते हैं तो ये जो होता है, ये जो रिब है वो सिकुड़ जाता है, ये सिकुड़ने की वजह से ये जो डायफ्रागम है ये इस प्रकार से बन जाता है, यानी अब यहाँ का अंदर का प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, यानी ये भी रिब जो है वो भी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, और ये जो डायफ्रागम है ये भी जो है आपको जो है वो डिक्रीज यानी इंक्रीज होता नजर आ रहा है, यानी कम ज़्यादा, ऐसा ज़्यादा हो गया, ठीक है। हम इसको ज़्यादा बोल सकते हैं या फिर ऊपर आया बोल सकते हैं। इसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या हुआ, लंग का प्रेशर जो है वो बढ़ गया, क्योंकि जैसे ही हम इस पर प्रेशर डालेंगे तो यहाँ का लंग का प्रेशर बढ़ेगा ना, तो हवा जो है वो बाहर चली जाती है। तो इस प्रकार जो है वो डायफ्रागम वर्क करता है। एक बार पढ़ लेता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए डायफ्रागम क्या है, अ मस्कुलर पार्टीशन इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ थोरेसिक केज, यानी ये थोरेसिक केज है, इसके बेस में जो है ये प्रेजेंट होता है, ये थोरेसिक केज है। हम थोरेसिक यानी जो छाती का भाग होता है उसके बेस में यानी नीचे ये प्रेजेंट होता है। दिस पार्टीशन इज कॉल्ड डायफ्रागम, उसको क्या बोला जाता है, डायफ्रागम। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी होती है हमारी नीचे की, और ये थोरेसिक कैविटी के बीच में प्रेजेंट होता है। साइमल्टेनियसली राइज अप ऑफ रिब्स एंड लोअरिंग डायफ्रागम कॉज द डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ लंग्स। अब देखिए साइमल्टेनियसली क्या होता है, राइजिंग अप ऑफ रिब्स, राइजिंग यानी रिब्स क्या हो रहा है, राइज हो रहे हैं, या राइज यानी बढ़ रहे हैं, यानी ये फैल रहे हैं। रिब्स जो है वो छाती का बरगड़ा फैल रहा है, जैसे हम हवा सांस लेंगे तो छाती का बरगड़ा तो फूलेगा ना, तो यहाँ पे लिखा है साइमल्टेनियसली राइजिंग अप ऑफ रिब्स, जैसे ही वो रिब्स हमारे राइज होते हैं यानी फूलते हैं, एंड लोअरिंग द डायफ्रागम, और डायफ्रागम कैसा होता है, लोअर हो जाता है। लोअर का मीनिंग ये थोड़ा नीचे या फ्लैट हो जाता है। कॉज द डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ लंग्स, तो इसकी वजह से ये जो प्रेशर है इसके अंदर का लंग्स का वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, एंड ड्यू टू दिस द एयर मूव इनटू द लंग्स थ्रू द नोज, तो जो हम एयर ले रहे हैं नोज से वो लंग्स के अंदर चली जाती है, ठीक है, यानी जो ऑक्सीजन है। अब इसके दूसरा पार्ट क्या होता है, वेन रिब्स रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और जब ये रिब्स इसके ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न आ जाती है। अब देखिए ये पहले फैली हुई थी, अब ये रिटर्न पोजीशन पे वापस आ गई। अब रिटर्न पोजीशन पे वापस आ गई तो लंग्स पे प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि अंदर लंग्स है, तो लंग्स कोई भी चीज़ आप ऐसे अंदर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो प्रेशर तो बढ़ेगा ना, तो ये रिब्स जो है वो क्या हो रही है, देखिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन द रिब्स रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन द डायफ्रागम राइज अप, तो ये डायफ्रागम इस प्रकार से कुछ ऐसा राइज हो जाता है, यानी उठ जाता है। अब ये भी ऐसा हो गया, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो प्रेशर जो है वो लंग्स पे बढ़ता है, और लंग्स पे प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, देखिए वेन द रिब्स रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड डायफ्रागम राइजेस अप द प्रेशर ऑफ लंग इंक्रीजेस, तो यहाँ का प्रेशर जो है जैसे बलून है, बलून को आप ऐसे दबाओगे तो प्रेशर अंदर का बढ़ेगा ना, तो हवा बाहर निकलेगी। उसी प्रकार ये यहाँ का प्रेशर बढ़ता है और हवा फिर जो है वो बाहर निकल जाती है, एंड ड्यू टू दिस द एयर मूव आउट फ्रॉम इट थ्रू नोज, तो इसकी वजह से क्या होता है, हवा जो है बाहर निकल आती है। 2-3 बार देखना अगर समझ में नहीं आता। कंटिन्यूस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्रागम, तो ये जो डायफ्रागम है ये कंटिन्यू अपवर्ड डाउनवर्ड, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ये जो होता है ऑफ डायफ्रागम इज नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट ब्रीथिंग,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग के लिए। अगर डायफ्रागम अगर ऊपर की तरफ नहीं गया तो इस पर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, तो हवा बाहर नहीं आएगी। जब अंदर की हवा जब बाहर आई तो ये नीचे नहीं गए तो प्रेशर कम नहीं होगा। तो ये डायफ्रागम की जो मूवमेंट होती है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ब्रीदिंग के लिए। देखिए ये जो हमने 5 चीज़ें देखी स्टार्टिंग से, नोज, फेरिंग्स, विंड पाइप, लंग्स एंड डायफ्रागम, ये जो टॉपिक था ना ये थोड़ा हार्ड था, समझने के लिए बहुत हार्ड था। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार अगर देखते हो तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा ये वीडियो डालने के लिए भी लेट हो गया हूँ। तो गाइज नेक्स्ट इसमें हम जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो सीखने वाले हैं। ये थोड़ा हार्ड यूनिट है, धीरे धीरे पढ़ेंगे पर अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम पूरा 8th क्लास का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस कंटिन्यू करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।